सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। चुनावी सरगर्मियाँ तेज हो गई हैं, सारी पार्टियां कमर कस चुकी हैं, चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं और अभी देखा जाए तो एक जो इंडिया गठबंधन है और एनडीए गठबंधन है, इन दोनों के अलावा एक तीसरा विकल्प जनस्वाद निकल के आया है। लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि ये हमें बहुत पसंद है। ये कितना प्रभावशाली रहेगा एनडीए गठबंधन? देखिए, जनता ट्रैक रिकॉर्ड देखती है। वो देखती है कि आपको जब उन्होंने मौका दिया तो आपने उन लोगों के लिए क्या करने की कोशिश की और आपने क्या किया है। इनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है और आप देखेंगे कि पिछले कुछ दिनों से इनकी जो गतिविधियां हैं वो बहुत भ्रामक रही और बरगलाने वाली जैसी रही। जैसे किसी पर लांछन लगाना और भाग जाना। जनता को व्यक्तिगत तौर पर इन मुद्दों की समझ बिहार में है। कोई और प्रदेश होता कुछ असर पड़ सकता था, लेकिन बिहार जैसे पॉलिटिकल राज्य में जो पूर्ण रूप से राजनीतिक राज्य रहा है और पूरे दुनिया भर को राजनीतिक विषयों की समझदारी बिहार ने ही दी। कभी चाणक्य के रूप में, कभी अशोक के रूप में, और सामाजिक राजनीतिक परिवर्तनों का वाहक बिहार रहा है। एनडीए का जो ट्रैक रिकॉर्ड है पिछले 20 वर्षों का बिहार में और 11 वर्षों की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में, समाज का कोई ऐसा वर्ग नहीं है, कोई ऐसी जाति नहीं है और समाज में रहने वाला कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिन्हें नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का और नीतीश कुमार जी की नीतियों का, सम्राट चौधरी जी की नीतियों का लाभ नहीं मिला। सबको मिला और ऐसी परिस्थिति जमीन पर कोई हलचल उन्होंने पैदा नहीं किया। कोई सामाजिक समीकरण उनके साथ नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं है। लोगों को ये बताना कि हम फलाने राज्य में गए, वहाँ पर उनको जिताया, वहाँ गए उनको जिताया। मेरा सवाल उनसे यह है कि अगर उन पार्टियों का अपना जनाधार नहीं होता तो आप उनकी सरकार बना देते। प्राथमिक तौर पर सवाल जैसे आप क्या आज के समय पर प्रशांत किशोर जी उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार बना सकते हैं? जब वो पार्टी अपना जनाधार खो चुकी है तो क्या उसकी सरकार बना सकते हैं? उन्होंने उसी की मदद की जिनकी सरकार वहां पर बननी थी। जैसे देश के सामान्य लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को 2014 के पहले एक्सेप्ट कर लिया था। कैंपेन के मॉड्यूल में कुछ नए विषयों को जोड़ा जा सकता है, कुछ घटाया जा सकता है, उसमें आपकी भूमिका हो सकती है। लेकिन आप ये कहें कि वो चुनाव नरेंद्र मोदी जी ने नहीं जीता बल्कि प्रशांत किशोर ने उन्हें जिता दिया, ये कौन मानेगा आज के डेट में पूरे भारत में और पूरे बिहार में? तो ऐसे लोगों का कोई महत्व नहीं है, कोई विषय नहीं है। आना, अपनी बात कहना, लोगों ने सुना जरूर है, लेकिन मुझे उनसे कोई प्रभावित व्यक्ति अभी तक पूरे बिहार में नहीं मिला। बिहार बदलाव की चर्चा हर अपने सभा में प्रशांत किशोर करते हैं, लेकिन कोई मैप नहीं सामने रख पाते हैं। क्या इसका? देखिए, मैं बताता हूँ, इसको बहुत गंभीरता से समाज को भी इस विषय को सोचना चाहिए। बिहार में अभी 94,000 सरकारी विद्यालय हैं। आपके पास भी माइक है, कैमरा है, आप किसी भी विद्यालय में चले जाइए, बच्चे वहाँ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, प्राथमिक विषय ये है। एनडीए के सामने जब पहली बार सरकार में आए 2005 में, तो हमारी सबसे बड़ी चुनौती थी कि बच्चों को विद्यालय कैसे लाएंगे। हमने बच्चों को विद्यालय पहुंचाया। जब विद्यालय उनको पहुंचाया उसके बाद उसमें गुणवत्तापूर्ण बच्चे वहां टिके। विद्यालय तो पहुंचे, अब विद्यालय में आकर टिकने के लिए जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी, उनको किताबें चाहिए, उनको ड्रेसेस चाहिए, आने जाने का साधन चाहिए। हमने पूरे बिहार में बदलाव की तस्वीरों को देखा है। जब लड़कियां अपने साइकिलों पर बैठकर विद्यालय जाती थी 2005, 6, 7 में, और आज वही महिलाएं बिहार में बड़े सामाजिक परिवर्तनों की वाहक हैं। आप उनको देखेंगे, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी की सभा हो, नीतीश कुमार जी की सभा हो, भारी मात्रा में वो महिलाएं पहुंचती है। ये वही बच्चियां हैं
जिनको हम लोगों ने 2005, 6, 7, 8 में साइकिल उपलब्ध कराई थी और उनके माध्यम से पूरे दुनिया भर में बिहार में परिवर्तन की बात है। आज बिहार में खुशी की बात है कि 94,000 विद्यालय संचालित हैं। सभी विद्यालयों में शिक्षक समयबद्ध तरीके से उपलब्ध रहते हैं। सुबह 9 बजे उनको पहुंचना है तो लोग पहुंचते हैं, शाम में 4 बजे जाना है तो जाते हैं। जो नियमावली एक प्राइवेट विद्यालय में होती है, उसी नियमावली को हम लोगों ने सरकारी विद्यालयों में भी इम्प्लीमेंट किया और बच्चों के शिक्षार्थ हर प्रकार की सुविधाओं को हम लोगों ने मुहैया कराया है। और पूरे बिहार भर में जो शिक्षा का मॉडल जो नया खड़ा हुआ है, पहले तमिलनाडु की तारीफ होती थी, आज के समय में बिहार की तारीफ होती है। पूरे दुनिया भर में और पूरे भारत भर में बिहार की प्रशंसा होती है इस क्षेत्र में। तो शिक्षा की जब बात वो करते हैं तो वो नया क्या करना चाहते हैं, मुझे तो कहीं बार बार चिंता होती है। देखिए, अगर आप शिक्षा का सिर्फ बजट देखेंगे बिहार सरकार का तो लगभग 54,000 करोड़ रुपए का है। और जो विद्यार्थियों की संख्या विद्यालयों में इनरोल्ड है उनकी संख्या अगर देखेंगे और प्रति छात्र जब उसको कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग आज के समय में 800 से 900 रुपये प्रति छात्र हम लोग खर्चा कर रहे हैं। ये जो सामान्य प्राइवेट विद्यालय जो गाँव में चल रहे हैं उनसे ज़्यादा फीस हम लोग सरकारी बच्चों पर खर्चा कर रहे हैं उनके गुणवत्ता के साथ। तो उनके पास कोई विजन नहीं है, कोई मॉडल नहीं है। ऐसे 50 आदमी यहाँ खड़ा हो जाएगा तो कुछ भी आदमी बोलेगा, उसके बोलने से क्या फर्क पड़ेगा। राहुल गांधी बिहार आते हैं, वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होते हैं और 10 दिन तक पूरे बिहार को समझ के यहाँ से बाहर चले जाते हैं, तो बिहार के विकास कितना कर पाएंगे? राहुल गांधी बिहार छोड़िए, वो भारत के किसी भी वर्ग के विकास के लिए कमिटमेंट उनका नहीं है। उनका कमिटमेंट गांधी परिवार से है और कांग्रेस की लीगेसी से है। कांग्रेस की जो माया है वो चाहती है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाए, सिर्फ इतना उनका चाहत है। और इस चाहत को पूरा करने के लिए समाज में अगर विखंडन को पैदा करना है तो वो उसको करेंगे। देखिए, एक लीगेसी है, एक हेरिटेज है जिसमें कांग्रेस ने अंग्रेजों से इस विषय को सीखा है कि समाज को कैसे तोड़ देना है और कैसे तोड़कर उनको अपने पक्ष में कर लेना है। यही काम आज़ादी के इतने वर्षों तक कांग्रेस करती रही। आज समाज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब एकीकृत हो चुका है और समाज अपने भविष्य की तरफ देख रहा है, उनको अपना वर्तमान भी नरेंद्र मोदी जी में दिखता है, भविष्य भी नरेंद्र मोदी जी में दिखता है। तो राहुल गांधी जी की कोई भूमिका नहीं है। राहुल गांधी जी हास्य कलाकार के जैसे आते हैं इधर उधर लौटते लौटाते हैं, कुछ अपना अलबल जो समझ में आता है अपना बोलते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। मैं एक सिंगल सवाल महागठबंधन के साथियों से, मैं कल एक प्रतिष्ठित चैनल के डिबेट में मैं बैठा था, मैंने उनसे पूछा कि भाई ये बताइए कि 16 जिलों के भ्रमण के बाद पूरे महागठबंधन ने तय किया था कि पटना गांधी मैदान में रैली करेंगे। डेट तय था 1 सितंबर को। वो रैली किस कारण से कैंसिल हुई, किन कारणों से कैंसिल हुई, उसको सिर्फ वो बता दें। SIR अगर मुद्दा होता और उसमें अगर जन समर्थन इन्होंने हासिल किया होता तो गांधी मैदान में रैली करना कौन सी बड़ी चुनौती है? तो चुनौती तो थी नहीं। महागठबंधन ने पहले भी रैली करने की कोशिश की, वो पहले भी फेल हुए हैं क्योंकि उस समय के तत्कालीन मुद्दे जनता के लिए प्रिय नहीं थे और आज भी जिन मुद्दों को ये उठा रहे हैं वो भी जनता को प्रिय नहीं है। 11 वर्षों से ये 2 मुद्दे लेकर समाज में घूम रहे हैं, पहला अडानी अंबानी का और दूसरा EVM का। ये दोनों मुद्दे जब जमीन पर ध्वस्त हो गए तो तीसरा मुद्दा SIR का लेकर घूम रहे हैं। मतदाता पुनरीक्षण करना इलेक्शन कमीशन का काम है, वो उनका लीगल संवैधानिक अधिकार है। ये चाहते हैं कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको अगर डिफेम करेंगे, उनको खराब बताएंगे तो कहीं देश का एक प्रॉपर वर्ग जो है, जो अपने धार्मिक पहचान की वजह से महागठबंधन के साथ रहना चाहता है, उसको अपने पक्ष में लाने के लिए और घुसपैठियों की मदद करने के लिए कल जैसा प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, उनके एकत्रीकरण की ये रैली थी। और उसको चूंकि सामाजिक तौर पर सामने प्रेजेंट नहीं कर सकते तो इसलिए इस नाते इन्होंने अपनी रैली भी कैंसिल की और समाज का कोई दूसरा वर्ग इनके साथ नहीं था। भाजपा पे एक विपक्ष आरोप लगाता है कि जब भी प्रधानमंत्री जी आते हैं बिहार में या फिर कहीं पे भी, तो वहाँ के जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उन लोगों का दुरुपयोग किया जाता है, सभा में जबरदस्ती बुलाया जाता है, काम पे लगाया जाता है कि आप लोगों को लेकर आइए। ये कहाँ है? सरकारी कर्मचारियों का दुरुपयोग का विषय क्या है? दुरुपयोग क्या होता है इसमें? विपक्ष मुद्दा विहीन है, उसके पास कोई विषय नहीं है कहने का। अगर कोई कहने का विषय होता ये लोग उठाते ना कि मामला, हाँ भाई SIR का मुद्दा हम लोगों ने उठाया, जनता का समर्थन हमने हासिल किया। अब ये नया स्वांग इन्होंने पूर्णिया से शुरू किया कि सरकारी कर्मचारियों को बुला रहे।
सर वहाँ कल 3 लाख लोग थे, तो 3 लाख सरकारी कर्मचारी वहाँ गए थे। 3 लाख सरकारी कर्मचारी तो पूर्णिया में होंगे नहीं, हैं? तो 3 लाख जो लोग गए वो लोग सरकारी कर्मचारी थे। समाज का हर वो तबका जिसको मोदी जी की नीतियों से और नीतीश कुमार की नीतियों से लाभ मिला है वो स्वतः पहुँचता है। आप 3 लाख आदमी को ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि आप ढोकर एक जगह पर पहुँचा देंगे। कोई मैकेनिज्म है, कोई रास्ता है? आप बस से भी 3 लाख आदमी ढोकर देख लीजिए, यहाँ से बक्सर तक नहीं जाम हो गया तो आप कहिए। मोदी जी की रैलियाँ, हम लोग तेल पिलावन वाली रैली करने वाले लोग नहीं। और समाज कल वहाँ पर 40,000 लोगों को तो मोदी जी ने घर दिया है अकेले पूर्णिया में। और पिछले 6-8 महीनों के उनके दौरों की जब पूरे बिहार की बात कर लें तो लगभग 2 लाख करोड़ के अलग अलग स्कीम्स में या तो शिलान्यास हुआ है, नहीं तो उसका उद्घाटन हुआ है और उसका लाभ समाज को मिलता है। लगभग 1.5 लाख लोगों को तो मोदी जी ने पिछले 8 महीने में बिहार में आवास दिया है। तो आप उनको क्या कहेंगे कि आपको आवास लेना है तो वहाँ मत आइए, वहाँ मत आइए, वहाँ खड़ा मत होइए। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कहते रहेंगे, इनके कहने होने से कुछ होता है। आज मोदी जी, आप याद कीजिए 2002 में वो मुख्यमंत्री बनकर गए थे और आज 2025 में हम लोग बैठे हैं। 11 वर्षों से देश के वो प्रधानमंत्री हैं। 21 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकारें चल रही हैं। ये ऐसे नहीं चल रही हैं। हम लोगों ने संवैधानिक प्रक्रियाओं के मातहत समाज का समर्थन हम लोगों ने हासिल किया है और उसके नाते समाज हमारे साथ खड़ा है और ऐसा इनको दिखता है। तेजस्वी यादव जब भोटर अधिकार यात्रा खत्म हुआ तब यात्रा के बाद पुनः आज से एक यात्रा अपना शुरू कर रहे हैं। और देखा जाए बापू सभागार में एक कार्यक्रम हुआ था, उसमें वो कलम बांटे थे। उनके पिताजी का एक जंगल राज रहा है और वो खेती की बात करते हैं। भाजपा इसको किस नजर से देखती है? देखिए, हम तो निश्चिंत लोग हैं। हमने जनता के लिए काम किया है और जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। ये हम भी जानते हैं, ये वो लोग भी जानते हैं। तेजस्वी यादव की लड़ाई तेज प्रताप यादव जी से बची है। हमारे साथ उनकी कोई लड़ाई नहीं है। वो सुबह में आप देखिएगा तो एक भाई किसी विद्यालय में घूमता हुआ मिलेगा, ठीक है, और दूसरा भाई किसी अस्पताल में घूमता हुआ मिलेगा। तब ये लोग आपस में पहले सुलह कर लें, तब ना भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने के लिए आएंगे। हमारे साथ तेजस्वी यादव की लड़ाई पिछले 25 वर्षों में रही नहीं है। सन 2000 के बाद लालू यादव जी एंड कंपनी को, कांग्रेस एंड उसके इकोसिस्टम को बिहार की जनता ने किसी भी प्रकार का बहुमत नहीं दिया। आप इसको जोड़ के देख लीजिए। सन 2000 में कांग्रेस के साथ गठबंधन की सरकार उन्होंने बनाई। 2004 का चुनाव हारे लोकसभा का, 2005 का चुनाव हारे विधानसभा का दोनों, फिर 2009 का लोकसभा का चुनाव हारे। राजद को मात्र 5 सीटें आई थी। तत्कालीन जो कांग्रेस गठबंधन की सरकार थी, लालू यादव जी को मात्र 5 सीटें हासिल करने की वजह से उनको घुसने भी नहीं दिया पार्लियामेंट में। लालू यादव जी सांसद जरूर थे लेकिन यूपीए 2 में मंत्री नहीं थे। ये समाज को भी ये विषय बार ये विषय संज्ञान में देना चाहिए। फिर 2010 में आपको मालूम है कि 23 सीट पर आ गए थे, खत्म हो गई थी कहानी। 14 का बाद का इतिहास पूरा देश, पूरा बिहार देख रहा है। 14 हारे, 15 हारे, 19 हारे, 20 हारे, 24 हारे। अब 25 में इतने सारे हार के बावजूद अब लोग लगे हैं तो लगे हैं। लोकतंत्र है, सबको अपना अपना अधिकार है। कोई मुद्दा तेजस्वी यादव बिहार के राजनीति में कोई फैक्टर नहीं है। फैक्टर लालू यादव जरूर थे, तेजस्वी यादव दूर दूर तक कोई फैक्टर नहीं है। पहले वो तेज प्रताप जी को संभाले, भारतीय जनता पार्टी से उनका राघोपुर की जनता बाढ़ से त्रस्त है और तेजस्वी यादव मैरीन ड्राइव पे रात को नाचते हुए नजर आ रहे हैं। उनको लगा कि मेरी उम्र कम है। तेजस्वी यादव जी को मैं बहुत दिनों से जानता हूँ, सन 2008 से जानता हूँ। जब तेजस्वी यादव जी IPL वगैरह में पानी वानी पिलाने जाते थे, मैं तब से उनको देखा। लालू यादव जी केंद्र में UPA 1 में ताकतवर मंत्री होते थे उस समय से। तेजस्वी यादव जी की क्रेडिबिलिटी क्या है? आज अगर उनको लगे लालू यादव जी को कि तेजस्वी यादव से नहीं होगा तो तेज प्रताप पर हाथ रख देंगे, तो कल से तेज प्रताप नेता हो जाएगा। तेज प्रताप अगर कहीं फेल होते हुए दिखाई देंगे तो मीसा भारती पर हाथ रख देंगे तो मीसा भारती नेता हो जाएगी। ना तेजस्वी का वहाँ कुछ है, ना तेज प्रताप जी का कुछ है। जो है सो लालू जी का है। और लालू यादव जी पिछले 20 वर्षों से एनडीए से हार रहे हैं, तो 2025 में भी उनके जीतने की दूर दूर तक कोई संभावनाएं नहीं। इंडिया गठबंधन जो है वो ऐसे नेताओं को अपने प्रतिनिधित्व करने के लिए बुला रही है जो कहीं ना कहीं बिहार और बिहार वासियों को गाली
देने का काम किए। ये उनका स्वभाव है। अब कांग्रेस ने बीड़ी से तुलना की बिहार की, ब से बिहार, ब से बीड़ी। अब ये तो दिमाग के मतलब क्या कहा जाए, मतलब दिमाग जिसका एब्सेंट हो जाए या अनुकंपा पर चला जाए तभी ना लोग ऐसा बात बोलेंगे। रेवंत रेड्डी को पकड़ के ले आए, उनको बिहार के टीएनए पसंद है। स्टालिन को बुलाए, जिनको पूरे हिंदू संस्कारों पर, सनातन की पद्धति पर जिनको समस्या है। हम लोगों ने भारत को भारतीयता के हिसाब से और भारत के राज्यों के अंदर उनके मूल प्रकृति के साथ उनको विकास के क्रम में लाने का काम किया। सनातन पद्धति जब तक भारत में मूल प्रकृति में है तभी तक भारत ऐसा दिखता है। नहीं तो आज जो बांग्लादेश है, कभी वो भी सनातनी पद्धति का इलाका होता था। आज का जो पाकिस्तान है वो वहीं पर सभ्यताएं विकसित हुई सिंधु के अंदर, सिंधु के अगल बगल, और आज जो स्थिति है वहाँ पूरे दुनिया उसको देखती है। तो हम भारत के मूल प्रकृति के साथ बढ़ने वाले लोग हैं, और जब तक ये तत्व सुरक्षित है तभी तक भारत भी सुरक्षित है। ये बिहार और देश की जनता इस बात को समझती है। और हम लोगों ने एक तात्कालीन मुद्दों पर, रेवंत रेड्डी ने क्या कहा, उससे के कहने से बिहार के आम जनमानस को धक्का तो लगता है, लेकिन हम लोग ऐसे लोग हैं जिन्होंने पूरे भारत को सजाया संवारा है अपनी मेहनत से, अपनी ताकत से, अपनी बुद्धि से। बिहार के साथ साथ भारत के भी निर्माण में, और दुनिया के कई ऐसे देश हैं जिनके निर्माण में बिहार के लोगों ने अपनी मेहनत से, अपने पसीने से अपना भी वजूद खड़ा किया और उनका भी वजूद खड़ा किया। तो किसी को ऐसा लग सकता है कि हम लोग छोटे लोग हैं, तो आपको मंजूर हो। आज अगर वहाँ से लोग लौट आएंगे तो उनका 2% का उनका रेवेन्यू बच जाएगा, रेवेन्यू बचेगा उनका। लेकिन ऐसे ही लोग हैं, इनको बुलाना, बिहार के लोगों को अपमानित कराना और ये बार बार बताना कि आप लोग छोटे हैं। जैसे तेजस्वी यादव खड़ा होकर नाचने लगते हैं मरीन ड्राइव पर, तो उससे क्या हो जाता है? आप क्या साबित करना चाहते हैं कि आप युवा हैं, और उससे क्या बदल जाएगा? कौन युवा हो या गैर युवा हो, समाज ये ही ना देखेगा कि वो उसके काम का है कि नहीं है। वो समाज के लाभ में, व्यक्ति के लाभ में और समाज के हित के लिए वो व्यक्ति अच्छा है कि नहीं है। और ऐसे में ना लालू यादव कहीं टिकते थे, ना तेजस्वी यादव कहीं टिकते हैं, और बिहार को तो बदनाम करने का क्रम इन्होंने रखा ही है। अगर बदनाम नहीं करेंगे तो कौन पूछेगा? ये लोग बदनाम में नाम खोजने वाले लोग रहे। पूरे भारत भर में बिहारी को गाली बनाने वाला अगर कोई एक व्यक्ति है तो लालू यादव भी रहे, और वही संस्कार तेजस्वी यादव आगे बढ़ा रहे हैं। और उनके पास भी चूंकि अब कोई कहने के लिए कोई विषय है नहीं, तो ये सब ड्रामा अपना कर। बिहार में एक दौर चला हुआ है जहां एक तरफ तेजस्वी यादव की पार्टी जो एनडीए है वो भी गांव-गांव में घूम करके और कार्ड बना रही है, वहीं एक जनसुराज जो नई पार्टी है उनके द्वारा भी हर परिवार को लाभ कार्ड बनाया जा रहा है, लेकिन भाजपा के द्वारा ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। इसके पीछे क्या कारण है? हम लोग बरगला कर वोट लेने वाले लोग नहीं है ना। हमारे 52 से इतिहास, जनसंघ के दिनों से अगर आप हमारा इतिहास देखेंगे तो हमने अपने विचारकों के मेहनत से, उनकी प्रतिबद्धता से, भारतीयता के गौरव के साथ हमने 70 साल भारत के लोकतंत्र के अंदर अपना संघर्ष किया, और उस संघर्ष के आधार पर अपनी पहचान बनाई। हम लोगों ने ठगा नहीं है लोगों को। आप पूरे भारत में कहीं भी चले जाइए, भारत के सभी राज्यों में आप घूम कर आ जाइए, आपको कहीं भी ये लोग नहीं कहेंगे कि हाँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनको ठगा है या सरकार बनाई तो उनके लिए काम नहीं किया। ऐसा कहीं नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारी सरकारें लगातार रिपीट हो रही हैं। अन्य लोगों की सरकारें एक बार आती हैं गलती से, फिर चली जाती हैं। ये उपलब्धि सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि हम लोगों ने सुशासन के प्रावधानों के साथ समाज के बीच में जाने का काम किया और उनका समर्थन हम लोगों ने हासिल किया। आज समाज का सबसे बड़ा तबका जो है, जिसमें समाज के सभी वर्ग, सभी जातियों के लोग समाहित हैं, उनके साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। समाज के सभी वर्गों का सानिध्य भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त है, तभी तो 21 राज्यों में सरकार चला रहे हैं। 3 बार की केंद्र की सत्ता हम लोगों के मोदी जी के नियंत्रण में रही। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा यह घोषणा किया गया है कि बिहार के 100 महिलाओं को 10,000 रुपये दिया जाएगा उन्हें रोजगार करने के लिए, और जीतने के बाद फिर पुनः 2 लाख रुपए तक दिया जाएगा उन्हें रोजगार। तो ये क्या जो जीविका से पहले से जुड़ी हुई हैं महिलाएं उन्हीं को मिलेगा, या जो नहीं जुड़ी हैं उनको भी जोड़ करके दिया जाएगा? आपका दोनों प्रश्न बहुत अच्छा है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। महिलाएं समाज की आधी आबादी है, और उनको अर्थव्यवस्था में जोड़ना, जो अर्थव्यवस्था है खास करके ग्रामीण पृष्ठभूमि की जो अर्थव्यवस्था है, जब उसमें महिलाएं जुड़ती हैं
तो हमारी ताकत बढ़ती है, समाज भी आगे बढ़ता है। अगर कोई परिवार पहले से 10,000 रुपये कमा रहा था, अब उसमें महिलाएं घर में बैठकर 5,000 10,000 रुपये जोड़ रही, तो उनके परिवार में भी इजाफा हुआ, उनकी आर्थिक व्यवस्था भी सुदृढ़ हो रही है। दूसरी बात कि इनको अगर जब तक आर्थिक दृष्टिकोण से और सामाजिक दृष्टिकोण से महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं होगा, समाज वही आगे बढ़ा है जिसमें महिलाएं सशक्त हस्ताक्षर के तौर पर सामने आई। और आज हमें इस बात की खुशी है कि बिहार को हम लोगों ने नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, माननीय पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी के नेतृत्व में, वर्तमान में सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने समाज के उस वर्ग को बहुत बड़ी सहायता दी है। और उनका एक बड़ा क्रम जो है वो बिहार के समाज के निर्मित में, उसके आर्थिक संवर्धन में लगा है। जीविका के माध्यम से पिछले 20 वर्षों में ज़बरदस्त प्रगति ग्रामीण अर्थव्यवस्था में देखने को मिली है। अब हमारा मंशा ये है कि समाज में हर वर्ग की जो महिलाएं हैं वो सामने आए और उद्यमिता से जुड़े। और जब वो ग्रामीण कल्चर जो है, जब वो उद्यमिता से जुड़ जाएगा तो धीरे धीरे करके समाज और परिष्कृत होगा। जैसे गुजरात का मूल है, वो एक कन्फेडरेशन है जिसके माध्यम से समाज के हर तबके की महिलाएं गुजरात में आज के समय पर आर्थिक रूप से एकदम सशक्त हो चुकी हैं। अमूल है, फिर आपको ये लिज्जत पापड़ जिससे आता था वो, आप वो एसएचजी ग्रुप ही है सारे, सेल्फ हेल्प ग्रुप से जैसे जीविका बिहार में काम करता है वैसे गुजरात में वो सारे तबके काम करते हैं। अब वो धीरे धीरे उसका प्रसार हुआ है, लेकिन मॉडल अगर कोई राज्य है तो बिहार है। अब आपका जो दूसरा सवाल था कि वो सबको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, प्राथमिक तौर पर जीविका के दीदी जो लोग पहले से इसमें जुड़े हैं उनको तो हम लोग दे ही रहे हैं, लेकिन जो लोग जीविका से नहीं जुड़े हैं उनके लिए भी हम लोगों ने अभी से ही प्रावधान कर दिया है कि आप तुरंत उसमें जुड़ जाइए। आप फॉर्म भरिएगा, आप उसके समूह में आपकी गिनती हो जाएगी और गिनती होते के साथ ही आप स्वयं उस सारे भत्तों के हकदार हो जाएंगे जो जीविका दीदियों को मिल रहा है। इसमें किसी के लिए कोई पक्षपात नहीं है, किसी के लिए कोई रोक नहीं है। समाज के सभी जातियों, सभी वर्गों की महिलाओं को मैं विशेष तौर पर आग्रह करना चाहता हूँ आप सभी के माध्यम से कि आइए और इससे जुड़िए और समाज का आर्थिक और सामाजिक संवर्धन। चलते चलते एक आखिरी प्रश्न आपसे रहेगा कि शाहपुर विधानसभा में चेहरा बदलने का जनता के द्वारा प्रबल मांग उठ रहा है, तो क्या इस बार भाजपा का शीर्ष मंडल जो है यहाँ पे चेहरा बदलेगा या उन्हीं को टिकट दे करके चुनाव यहाँ पे लड़ा जाएगा उन्हीं चेहरे पे? राजनीति तत्कालीन परिस्थितियों के आधार पर चलती है। हमारे यहाँ निर्णय हमारे नेता लेते हैं और ये सारा प्रश्न जो है सिर्फ शाहपुर विधानसभा से नहीं, बिहार में 243 विधानसभा क्षेत्र हैं। ये सारा निर्णय जो लोग 21 राज्यों में सरकार बना रहे हैं और केंद्र में जो लोग सरकार बना रहे हैं वो सक्षम है कि इस पर निर्णय लें कि किसको उम्मीदवार बनाना है, किसको नहीं बनाना है। हमने नीतियों के आधारित पर समाज के लिए काम किया है। कोई भी उम्मीदवार आएगा, समाज उस वर्ग के साथ, उस उम्मीदवार के साथ खड़ा रहे। चलते चलते जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं उन लोगों को क्या संदेश दीजिए? समाज में शांति बनाकर रखें, गलत प्रवृत्ति के लोगों को अपने निकट स्थान न दें। देखिए, समाज वही उन्नति करता है जहाँ पर शांति होती है और ये एक चिरंतन व्यवस्था है। इस व्यवस्था को समझना होगा कि समाज में कौन व्यक्ति जो आ रहा है, जा रहा है, वो उसके इस पुष्ट के साथ साथ आने वाली भी पीढ़ियाँ हैं उनके लिए बेहतर हो सकता है। उसके बारे में अच्छा निर्णय लेने वाले लोगों के बारे में समाज सोचे, उनके बारे में विचार करे, न सिर्फ राजनीतिक तौर पर बल्कि सामाजिक तौर पर ऐसे लोगों के साथ में जरूर खड़े होने चाहिए जो लोग समाज में कुछ आमूल-चूल परिवर्तन, कुछ बेहतर के विकल्प को लेकर सामने आ रहे हैं।